कल हम लोगों ने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था या नहीं? क्या बोले थे हम कि एफ ऑफ जी अगर जी ऑफ एफ के बराबर और एक्स के बराबर आ जाएगा तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। यही बात करी थी हमने कल। अब एक थ्योरम और बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को याद रखनी है। एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इज जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जी ऑफ एफ का होल इनवर्स इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। क्या था ये? रिवर्सल हो गया। रिवर्सल लॉ याद है आपको? मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था रिवर्सल लॉ। एफ ऑफ जी का इनवर्स क्या होगा? जी पहले आ जाएगा, एफ बाद में आ जाएगा। जब इनवर्स, ये क्या है? इनवर्स है जब एफ एक्स और जी एक्स के, वेयर जी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ जी। इसमें एफ इनवर्स क्या है? एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ। तो ये इनवर्स है हमारे पास। इसमें क्या होता है हमारे पास? रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। सही है, इस प्रॉपर्टी को याद रखोगे रिवर्सल लॉ के नाम से। आप लोग जहां भी बीच में यूज करूंगा तो रिवर्सल लॉ लगा दोगे। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच इज बराबर टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। एफ जी एच तीन फंक्शन है, ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ दोनों बराबर नहीं होते थे। इन जनरली हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ जी इज नॉट बराबर टू जी ऑफ एफ। किसी किसी केस में हो भी सकते हैं लेकिन इन जनरली बराबर नहीं होंगे। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बनना है, देखो, और राइट हैंड साइड में भी यही बनना है। एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बनना है, यहाँ भी एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बनना है। पहले यहाँ पे एच जी के इनपुट में जा रहा है, फिर पूरा एफ के इनपुट में जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एफ के इनपुट में पहले जी आ रहा है, उसके बाद जी के इनपुट में, एफ ऑफ जी के इनपुट में कौन आ रहा है? एच आ रहा है। देखो मैं दोनों एक बार बना देता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एच। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एच विच इज एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स कह दूं, क्योंकि जी ऑफ एच का मतलब क्या होगा? जी ऑफ एच एक्स। एफ बाहर अप्लाई हुआ ही हुआ है। दूसरी साइड अगर देखूं, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये कह रहा है वो, तो ये ऑफ एच, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? एफ ऑफ जी एक्स में एक्स की जगह पे एच एक्स डालना होगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है मेरे पास? ये एफ ऑफ जी एक्स है। एफ ऑफ जी एक्स में एक्स की जगह पे एच एक्स डालना होगा, फिर से क्या बनेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स ही बनेगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई मेरे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद रखोगे। कॉम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता है, एसोसिएटिव करता है, रिवर्सल लॉ करता है। रिवर्सल लॉ का प्रूफ भी हमारे पास एसोसिएशन से ही आता है। रिवर्सल लॉ का प्रूफ जो आता है हमारे पास, इससे ही आता है। इसमें हम प्रूफ, आप चाहो एक बात बता देता हूँ, प्रूफ कहाँ होगा? एनसीईआरटी पेज नंबर 17। हाँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पे इसका प्रूफ दिया हुआ। चाहो तो देख लो, वैसे जनरली हम इसको सीधे ही याद रखते हैं कि रिवर्सल लॉ है हमारे पास। आप प्रूफ एक बार रीड करना चाहो तो एनसीईआरटी पेज नंबर 17 पे दिया हुआ, एसोसिएशन से दिया हुआ प्रूफ। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, रीड कर लेना एक बार। आसान सही है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से। को तुम्हारी डाउट क्लास है? टाइम टेबल में मेंशन है फ्राइडे के बाद, जो फ्राइडे लिखा हुआ है तो वो सैटरडे एक्चुअल में डाउट क्लास होगी। अमित सर डाउट क्लास लेंगे। ऐसा नहीं है कि डाउट क्लास कंपलसरी है, जिन बच्चों ने डाउट लेने हो वही उस क्लास को अटेंड करेंगे। तो डाउट क्लास में होगा क्या? सैटरडे सुबह को या फ्राइडे शाम में आप लोग अमित सर को अपने सारे डाउट भेज दोगे, जितने भी आपके मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट या फिर रिलेशन से रिलेटेड डाउट है। जैसे आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर रहे हो आजकल, 1.1, 1.2, 1.3 अटेम्प्ट करी है, उससे पहले मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अटेम्प्ट करी है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के तो मेरे ख्याल से मैंने साथ साथ करा ही दिए थे। अगर इसमें कोई डाउट आता है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 या फिर मिसलेनियस या फिर टेस्ट के कोई भी डाउट होते हैं, तो वो आप फ्राइडे इवनिंग में अमित सर को मैसेज कर दोगे, ताकि वो अगली जो भी लाइव क्लास होगी सैटरडे को, वो आपको सॉल्व करा देंगे उसमें। पॉइंट क्लियर हो गया ये? क्योंकि आप अगर आज कल में मैसेज करोगे तो हो सकता है फ्राइडे तक वो हमसे ही मिसप्लेस हो जाए डाउट। आप एक बार पहले भी कर दो, लेकिन एक बार फ्राइडे इवनिंग को दोबारा से कर देना। ठीक है,
बाकी लगभग मेरे को जितने बच्चे मैसेज करते हैं मैं साथ साथ डाउट बता रहा हूँ, कुछ को मैं ये लिख रहा हूँ कि जो कॉमन डाउट आ रहे हैं वो अमित सर बता देंगे सैटरडे वाली क्लास में। फिर से बता रहा हूँ, सैटरडे वाली क्लास ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, सैटरडे वाली क्लास ऐसा नहीं है कंपलसरी है, वो मर्जी है आपकी। अगर आप डाउट दोगे अमित सर को बताओगे तो डाउट्स हो जाएंगे। हाँ कई बार ऐसा होगा, मान लो कुछ ज्यादा डाउट्स आए नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो अमित सर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे जो भी टॉपिक चल रहा होगा उसमें, तो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा कि कल वाली क्लास अटेंड कर लेना, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और बाकी अगर डाउट्स आ गए इतने, मान लो डाउट ही 2-3 आए टोटल तुम्हारी तरफ से, तो 2-3 डाउट के लिए तो क्लास लगेगी नहीं, तो 2-3 डाउट कराने के बाद सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे उसमें, और ठीक है, जो भी टॉपिक हमारा चल रहा होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 के बाद अगला जो टॉपिक तुम्हें एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा वो है बाइनरी ऑपरेशंस, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में है नहीं, बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में है नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मिसलेनियस के भी वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे जिसमें बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा है मुझे, तो 13, 14 ये वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिलेबस में नहीं है जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि सिलेबस में नहीं है। अब अलग अलग मत पूछो कि वो मेंस में नहीं है या एडवांस में नहीं है, जब मैं छुड़वा रहा हूँ और कह रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब वो कहीं तुम्हारे यूज में नहीं आएगा, नहीं तो मैं क्लास में जरूर कवर करता। कहीं भी फिर पूछ रहे हो सीबीएसई में नहीं है, मेंस में नहीं है, एडवांस में नहीं है, दिन ब दिन नालायक होते जा रहे हो तुम लॉकडाउन में बैठ के। थोड़ा छत वत पे जाया करो, हवा खाया करो थोड़ी। सिलेबस में नहीं है का मतलब ये कहीं भी नहीं है, अगर कहीं के भी सिलेबस में होता मेंस एडवांस या फिर सीबीएसई तो वो मैं आपको करा ही देता। ये देखो एक गवार बच्चा है कोई, कुछ पूछ रहा है, छोड़ो मैं आंसर ही नहीं दे रहा। काफी सारे वैसे नालायक होते जा रहे हो तुम दिन ब दिन। एक बच्चे ने लिखा सब जाते हैं ऊपर, बेटा ऊपर नहीं जाना है, छत तक जाना है बस, ऊपर जाने की क्या जल्दी है तेरे को, इतना तो मुश्किल भी नहीं है 11th 12th। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिगो। अब इनवर्स ट्रिगो 2 या 3 क्लास मैक्सिमम लगेगी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लास्ट चैप्टर कर रहा हूँ, क्योंकि अब सारा टाइम इस पे नहीं लगा सकते हम लोग। तो ये बहुत ही आसान 2 ही एक्सरसाइज है, छोटा सा ही टॉपिक था, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग कंपटीशन स्टार्ट कर देंगे कैलकुलस से, फंक्शन, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर इंटीग्रेशन एंड सो ऑन प्रोसीड करते रहेंगे। उससे एनसीईआरटी भी कवर होती रहेगी और आगे भी सबमिट होती रहेगी, ठीक है। तो अब हम आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब देखो इनवर्स क्या है, कैसे है, क्यों है। इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड कब होता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कब डिफाइंड होता था, जब फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है मतलब बाइजेक्टिव होता है, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही कहते थे हम। अब मान लो मैंने कहा एफ एक्स इज साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं, ऐसा ग्राफ होता है साइन एक्स का, ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ होता है हमारे पास साइन एक्स का, ठीक। अब ये ग्राफ हमारे पास 1 1 है। अभी अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा जब वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करके जाएगी, जाएगी या नहीं, बल्कि बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारे पास ग्राफ 1 1 नहीं है इस टाइम पे। लेकिन हम इसकी एक प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं, इसकी एक प्रिंसिपल ब्रांच ले लेते हैं हम, जो कि हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों होती है।
इसकी एक प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं हम, जो कि हमारे पास 1 1 ऑन 2 दोनों होती है। और वो प्रिंसिपल ब्रांच है कौन सी हमारे पास? वो प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी -π/2 से लेके π/2। ये पॉइंट π/2 ले रहा हूँ, ये पॉइंट -π/2 है। ये जो ब्रांच मैं अब शेड कर रहा हूँ, देखो ये जो ब्रांच मैंने अब शेड करी है -π/2 से लेके π/2 तक, इतनी ब्रांच। ये -π/2 और ये π/2। अब अगर मैं इतनी ब्रांच की बात करता हूं तो ये मेरे पास 1 1 है। अब देखो कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, सब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता था? पूरी की पूरी रेंज कवर हो जाए। साइन एक्स क्या रेंज देता है हमें? साइन एक्स रेंज देता है -1 से 1, -1 से 1। ये ब्रांच पूरी की पूरी रेंज कवर कर रही है कि नहीं? बिल्कुल कर रही है, तो ये मेरे पास ऑन टू भी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ब्रांच इन्वर्टेबल है। हमारे पास अगर मैं π/2 से लेके 3π/2 तक ले लेता, π/2 से लेके 3π/2 तक ले लेता, ये जो ब्लू वाला शेड करा है मैंने, ये ब्रांच भी मेरे पास इन्वर्टेबल ब्रांच है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्रांच है ये भी इन्वर्टेबल ब्रांच है, क्योंकि इस वाली ब्रांच के लिए भी फंक्शन 1 1 है और पूरी रेंज भी कवर कर रहा है, मतलब पूरी कोडोमेन भी कवर कर रहा है, तो ऑन टू भी है। क्योंकि साइन एक्स रेंज क्या देता है? -1 से 1, ये तो हमें पता है ना। तो -1 से 1 सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक बार कट करनी चाहिए। तो ये वाली ब्रांच ले लो या ये वाली, या फिर पीछे ले लो ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, आगे भी ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं जो इन्वर्टेबल ब्रांचेस हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ब्रांच किसको लेके चलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच हम लेके चलते हैं -π/2 से लेके π/2। ये हमारे पास साइन एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है, जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम जो इनवर्स डिफाइन करते हैं वो इसी ब्रांच के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? वो हम इसी ब्रांच के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास एफ एक्स क्या था? साइन एक्स। तो अगर मैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देखूं, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कितनी है मेरे पास? वैसे तो ऑल रियल है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन देखूं तो क्या है? -1 से 1 है। लेकिन ऑल रियल पे जब मैं ऑल रियल लेता हूं साइन एक्स की, तो इन्वर्टेबल नहीं हो पाता। सही कह रहा हूं? इन्वर्टेबल होने के लिए हमने कौन सी ब्रांच ली है? ये वाली, जिसमें हम क्या कह रहे हैं? -π/2 से π/2। तो साइन एक्स का इतना ही ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच है। ये लिखी हुई है -π/2 से लेके π/2। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच है। इसको, इसी को सिर्फ ध्यान में रखते हुए हमें सब कुछ करना है अभी फिलहाल। ठीक, तो जब मैं बात करूंगा एफ एक्स या एफ इनवर्स एक्स लिख देता हूं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1/sin x। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये नहीं करना है। ये साइन इनवर्स एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स की। जो इस फंक्शन का इनवर्स होगा उसको क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स एक्स। ये पावर -1 नहीं है इस टाइम पे, कहीं इसको ऐसे लिख दो कि ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स ये उस फंक्शन का नाम है, ये रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स को रिप्रेजेंट करने की हमें। ठीक है, जैसे हमें ऐसा होता था ना कि साइन स्क्वायर एक्स लिखा मिलता था तो हम लिख देते थे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनवर्स जब हम स्टडी कर रहे हैं, जो -1 लिखा हुआ है हमारे पास, उसका मतलब हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स एक अलग फंक्शन है। ठीक, अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये पता लगाते हैं। डोमेन क्या होता था? अब जब दो फंक्शन है तो एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता था, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाता था, यही होता था। साइन एक्स में जो इनपुट है, इनपुट कितना है? -π/2 से π/2। साइन एक्स का ग्राफ देखो जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक्स की वैल्यूज क्या है? -π/2 से π/2। तो वो इनवर्स के लिए किसकी वैल्यू बन जाएंगी? y की वैल्यू बन जाएंगी। तो y मतलब रेंज क्या आई? -π/2 से लेके π/2। इसमें हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी? y की वैल्यू थी हमारे पास -1 से लेके 1 तक साइन एक्स में, तो वो इसकी डोमेन बन जाएगी। क्योंकि इनवर्स में होता क्या है हमारे पास?
डोमेन इंटरचेंज हो जाती है रेंज के साथ। एक फंक्शन की डोमेन दूसरे की रेंज बन जाती है, दूसरे की डोमेन पहले की रेंज, क्योंकि x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते थे। तो ये तो हमने कल ही देख लिया था इनवर्स में कि x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और इंटरचेंज होने का मतलब क्या है, एक की डोमेन दूसरे की रेंज बन गई, दूसरे की रेंज पहले की डोमेन बन गई। लेकिन किसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच में, क्योंकि हम इनवर्स के लिए सिर्फ इतना ही ग्राफ लेके चल रहे हैं sin x का। और सिर्फ इतना ही ग्राफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए था 1 1 on 2 हो। 1 1 on 2 के हमने प्रिंसिपल ब्रांच इसको लिया। वैसे इन्वर्टेबल और भी ब्रांचेस थी, लेकिन एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई एक ब्रांच, ताकि हम सबका आंसर सेम आए, इसलिए इसको क्या माना है हमने, प्रिंसिपल ब्रांच माना है। तो ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये है -π/2 से π/2। तो साइन एक्स में एक्स की वैल्यूज ये है, तो साइन इनवर्स में ये y की वैल्यूज बन जाएंगी, मतलब आउटपुट बन जाएगा। इसमें आउटपुट -1 से 1 है, तो वो इसमें इनपुट बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो लिख दो। पहली चीज, इन्वर्टेबल ब्रांच पता लगाना। इन्वर्टेबल ब्रांच बहुत सारी थी, लेकिन उसमें से एक को हम क्या लेके चले, कन्वेंशन। जितने भी हमारे आंसर होंगे हम इसके हिसाब से देंगे, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच मैंने कन्वेंशन वाली बना ली। ये साइन एक्स ग्राफ है जो मुझे स्टडी करना था, उसके बेसिस पे हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा है। अभी सिर्फ डोमेन रेंज लिखी है, इनवर्स के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। ग्राफ अभी बनाएंगे, इनवर्स का ग्राफ अभी तक नहीं बनाया मैंने, अभी इनवर्स का ग्राफ नहीं बनाया, अभी सिर्फ उसका बनाया है। इन्वर्टेबल ब्रांच क्या होती थी, इनवर्स कल हमने पढ़ा था। इनवर्स में हम क्या चाहते थे, 1 1 on 2 दोनों हो, यही था ना इनवर्स का मतलब। तो इन्वर्टेबल ब्रांच हमारे पास क्या होती थी, जिसमें 1 1 on 2, 1 1 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो रेड रेड वाली ब्रांच को देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, ठीक। और on 2 का मतलब, on 2 का मतलब क्या होता था, पूरी रेंज कवर हो जाए, पूरी रेंज कवर हो जाए, यही तो मतलब होता था on 2 का। on 2 पूरी रेंज कब कवर हो रही है, -1 से लेके 1 तक। रेंज क्या होती थी इसकी, -1। तो ग्राफ -1 से लेके 1 तक जितनी y एक्सिस है पूरी कवर कर ले, -1 से 1 तक, तो पूरी रेंज कवर हो गई। सही है। जैसे अगर मैं कोई और ब्रांच उठा लेता हूँ, मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए मैंने दूसरी कोई ब्रांच उठा ली, मैंने कहा 0 से पाई वाली ब्रांच उठा ली। पहली बात तो ये हमारे पास 1 1 ही नहीं है, क्योंकि दूसरी बात पूरी रेंज भी कवर नहीं हो रही। इसके आंसर क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में, 0 से 1, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, -1 से 1। तो ये मेरे पास इन्वर्टेबल ब्रांच नहीं है। इन्वर्टेबल ब्रांच वो है, वो होगी जो 1 1 भी है और on 2 भी है। तो 1 1 हम लोग कैसे पता लगा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट कर रही है, on 2 जिसमें पूरी रेंज कवर हो रही है। तो हमने इन्वर्टेबल ब्रांचेस तो बहुत सारी है, ये वाली भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक प्रिंसिपल ब्रांच लिया, और वो प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। इतना ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे। अब फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या होता था, एक्स वाई इंटरचेंज हो जाते थे। तो मतलब एक की डोमेन दूसरे की रेंज बनती थी, दूसरे की रेंज पहले की डोमेन बनती थी, यही मतलब होता था इनवर्स का। तो इसकी डोमेन, अगर मैं साइन एक्स की इस ब्रांच की बात करूं तो डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2। तो उसके इनवर्स के लिए ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और अगर साइन एक्स की बात करूं तो रेंज कितनी होगी, -1 से 1, उसके इनवर्स के लिए क्या बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी। साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसका मतलब ऐसे नहीं निकालना है कभी की। इतना बताया इस पेज, ठीक है। अब भी कोई डाउट बचा हो, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, फिर भी कोई डाउट बचा हो तो एक बार वीडियो देखना, नहीं तो मैसेज कर लेना मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ग्राफ पे। इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं बना रहा हूँ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन एक्स जो अभी मैंने बनाया ग्राफ, वो कुछ ऐसा ग्राफ था, ये π/2, ये -π/2, ये -1, ये 1। ये मेरे पास y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, जो कि मेरी प्रिंसिपल ब्रांच है उसका, है या नहीं। अब अगर मैं ग्राफ की इमेज ले लेता हूं अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, एक्स वाई इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता था, एक्स वाई इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता था, इमेज लेनी थी, इसका मतलब क्या होता था हमारे पास, इमेज अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x, ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। इमेज अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, ये हम बेसिक मैथ में ही पढ़ चुके थे बहुत पहले, अगर याद हो तो।
जिनको नहीं याद वो बेसिक मैथ की कॉपी एक बार रिवाइज कर लेना। तो अब इस वाले ग्राफ की इमेज ले रहा हूँ किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो देखो बना लेता हूँ, ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना ली मैंने। ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ये π/2 था, ये -π/2 था, ये हमारे पास 1 और -1। तो जब इसकी इमेज लूंगा तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी हमारे पास, देखो ऐसे और ऐसे। इसकी इमेज इधर आ गई, इसकी इमेज इधर आ गई, y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इमेज। इसकी इमेज इधर आ गई, इसकी इमेज इधर आ गई या नहीं। तो अब जो नया ग्राफ बनेगा मेरे पास वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा, ऐसे करके ऐसे, यहाँ कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब ये वैल्यू आएगी -1, ये वैल्यू आएगी 1, ये वैल्यू आएगी π/2 और ये वैल्यू आएगी -π/2, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो π/2 थी वो पलट के इधर चली गई होगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, π/2 मिलेगी। और वैसे भी अभी हमने लिखा था कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के लिए डोमेन कितनी होती है हमारे पास, डोमेन होती है -1 से लेके 1, क्योंकि ये साइन x की क्या थी, रेंज थी। और रेंज कितनी होती है हमारे पास, रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितनी होती है हमारे पास, -π/2 से लेके π/2। तो डोमेन देखो, x एक्सिस वाली डोमेन कितनी आई, -1 से 1, y एक्सिस वाली रेंज कितनी आई, -π/2 से π/2। तो ये हमारे पास ग्राफ है किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। हमें करना क्या है, अपने ग्राफ की जो साइन x वाला ग्राफ था ये किसका था, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ था, और जो रेड वाला ग्राफ आया है वो किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो साइन x वाले ग्राफ की अगर मैं इमेज ले लूंगा किसके अबाउट, साइन इनवर्स x के अबाउट, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू x के अबाउट इमेज ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। ग्राफ समझ आ गया हमें कैसे आया, ठीक। अभी हम सिर्फ इस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसी ब्रांच का मैं वो ले रहा हूँ ग्राफ। अब मान लो मैंने कहा कि cos x, ठीक है, अब मैं cos इनवर्स पे जा रहा हूँ, cos इनवर्स x पे। तो पहले क्या करना होगा, cos x का ग्राफ बनाना होगा। तो cos x का ग्राफ देखते हैं, ऐसा होता है cos x का ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है cos x का, हमें पता है। अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच मार्क कर रहा हूँ सबसे पहले। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो हम लोग लेके चलते हैं वो कौन सी ब्रांच होती है, ये 0 से लेके पाई तक। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग लेके चलते हैं वो कौन सी लेके चलते हैं, 0 से लेके पाई तक की। ये कितना होता है, π/2। अब देखो 1 1 जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे कितनी बार कट होगी, एक ही बार कट होगी, तो 1 1 हो गया। उन 2 के लिए क्या चाहते थे, -1 से 1 तक सारी वैल्यूज कवर हो। इस ग्राफ ने -1 से 1 तक सारी वैल्यूज कवर कर ली, तो हमारे पास ये ब्रांच हम क्या लेके चल रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। हाँ, इन्वर्टिबल ब्रांच और भी है, चाहो यहाँ से यहाँ तक ले लो इन्वर्टिबल है, चाहो तो यहाँ से यहाँ तक ले लो इन्वर्टिबल है, लेकिन एक प्रिंसिपल ब्रांच सबने फिक्स करी हुई है जो एज अ कन्वेंशन हम लोग लेके चलते हैं। तो इसमें ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं y इक्वल्स टू cos x के लिए, तो इतनी ब्रांच जो मैंने ली है इसके लिए डोमेन कितनी है, 0 से पाई। डोमेन कितनी है, 0 से पाई है या नहीं, और रेंज कितनी है, -1 से 1। ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है। अब यही चीज मैं इनवर्स के लिए लिखता हूं, अगर cos इनवर्स x के लिए, तो इस शेडेड रीजन में जो इसकी रेंज थी वो इसके लिए क्या बन जाएगी, डोमेन -1 से 1। जो इसकी डोमेन थी वो इसके लिए क्या बन जाएगी, रेंज 0 से लेके पाई। पॉइंट क्लियर हुआ, एक की डोमेन दूसरे की रेंज, क्योंकि x और y इंटरचेंज होने, x और y इंटरचेंज होने का मतलब डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में कन्वर्ट। तो ये जो रेंज थी इसके लिए डोमेन बन गई, ये जो डोमेन थी इसके लिए रेंज बन गई। डोमेन x की वैल्यूज होता था, रेंज y की वैल्यूज होता था। याद आ गया इतना। हाँ, अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा तो मुझे ये जो शेडेड ग्राफ है इसकी इमेज लेनी होगी किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट लेनी होगी या नहीं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। मैं आपको इमेज भी लेके दिखाता हूँ कैसे ले रहे हैं। ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, जब इसकी इमेज लोगे तो लगभग ऐसे ही दिखाई देगा,
इसकी इमेज लोगे तो लगभग ऐसे ही दिखाई देगा। तो इतना ग्राफ तो ऐसे ही आ जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये π/2 है तो थोड़ा सा ऊपर को टच होगा, मैं एग्जैक्ट बनाऊं तो ऐसा दिखाई देगा। इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ऐसी, ये 1 बनेगा यहाँ। इस वाले ग्राफ की ये रही, इसकी ये रही, तो ये पॉइंट 1 बन जाएगा। अब ये जो ग्राफ है इसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी। देखो सिर्फ इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो। अब थोड़ा सा डार्क और कर देता हूँ, सिर्फ इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो। थोड़ा सा और डार्क कर दिया मैंने इसको। अब जो डार्क करा है इसकी इमेज देखो जरा, इसके अबाउट ये एक्स एक्सिस से इधर को जा रहा है तो y इक्वल टू वाई एक्सिस से इधर जाएगा, तो ये मेरे पास इमेज आएगी। देखो दिख गई, इसकी इमेज इधर आ गई, तो इसको एक्सटेंड करके इधर ले जाता हूँ। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये जो मैंने नया ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। ये -1 है, ये 1 है, ये π/2 है, ये 0 है, और ये एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा, ये वैल्यू कितनी है पाई। अब देखो -1 से 1 इसकी डोमेन कितनी हो गई, -1 से 1 लिखा था अभी हमने। y एक्सिस कितनी कवर हो रही है, 0 से पाई, तो रेंज कितनी हो गई 0 से पाई। तो डोमेन इज -1 to 1 और रेंज इज 0 से लेके पाई तक। तो ये जो ग्राफ आया ये मेरे पास है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। सेम चीज करी है जो साइन में करी थी, वही हमने कॉस में करी है। क्या करा, सबसे पहले इन्वर्टेबल ब्रांच देखी। इन्वर्टेबल ब्रांच तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्या लेनी है हमें, 0 से पाई, क्योंकि 0 से पाई में फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। फिर इतने ग्राफ की इमेज ले ली, किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। इस वाले इमेज ये रही, इसकी इमेज ये रही, और इधर के ग्राफ की इमेज इधर पहुंच जाएगी। देखो y इक्वल टू एक्स के अबाउट शीशा रख के देखोगे तो इधर पलट के इधर पहुंच जाएगा। तो ये जो नया ग्राफ बना ये हमारे पास cos इनवर्स x का है। तो cos इनवर्स की x की डोमेन कितनी हो गई, -1 से 1, और रेंज कितनी हो गई 0 से पाई। साइन इनवर्स का पता चल गया हमें, cos इनवर्स का। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज जब ये इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, आज लेट नाइट डालूंगा या कल सुबह डालूंगा, एक बार ये ग्राफ दोबारा से देखना, ग्राफ बना के भी देखना दोबारा से, इमेज लेके बना के, तभी उनकी डोमेन और उनकी रेंज दिमाग में सेट होगी कि कैसे उनकी डोमेन है, उनकी रेंज है। मैं सारे ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, एक लास्ट ग्राफ और बना देता हूँ tan x का भी, y इक्वल्स टू tan x का। जनरली बाकी आप लोग चाहो एनसीईआरटी से देख सकते हो ग्राफ, और चाहो तो खुद से, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग खुद से ही बनाओ ग्राफ। ये है एक बालक पूछ रहा है बाकियों के ग्राफ कैसे बनाए। बेटा ट्रिग्नोमेट्री बचपन में पढ़ी है आपने, पिछली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाओ और उसकी इमेज लो। आप प्रिंसिपल ब्रांच में अभी आपको लिखवाऊंगा, ये एक टेबल बनाऊंगा। तो ये हमारे पास tan x का ग्राफ है। tan x की प्रिंसिपल ब्रांच हम लेके चलते हैं -π/2 से लेके π/2 ओपन। अब देखो 1 1 है या नहीं, बिल्कुल है। सारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बार कट करेंगी, एक ही बार कट करेंगी, तो हो गया हमारे पास। अब अगर इतने और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, -∞ से ∞, सारी वैल्यूज लेना चाहिए, सारी वैल्यूज ले रहा है। 1 1 ऑन टू दोनों है। ये ब्रांच हमने क्या ली हुई है, प्रिंसिपल ब्रांच। इसकी इमेज लेनी है किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। y इक्वल टू एक्स लाइन बना देता हूँ, तो ये हमारे पास हो गई y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इमेज लूंगा मैं, तो इमेज कैसी दिखाई देगी मुझे, इसकी इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी, इसकी इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो इसकी इमेज इधर आ गई, इसकी इमेज इधर चली जाएगी। तो मैं एक अलग ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देता है, ये और ऐसा, ये ग्राफ बनता है हमारे पास। और ये जो असिम्प्टोट थी, मतलब ये डॉटेड लाइन जो बनाई थी, क्योंकि π/2 आ नहीं सकता था, ये डॉटेड लाइन कुछ ऐसे, डॉटेड लाइन कुछ ऐसे। देखो जरा, आप अपने ओरिजिनल ग्राफ की इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट लोगे तो कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। तो ये हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। अगर इसकी डोमेन देखूं मैं, तो उसकी डोमेन क्या आएगी, अच्छा tan x की देख लेते हैं पहले, y इक्वल टू tan x, डोमेन रेंज y इक्वल टू tan इनवर्स x की, उसके नीचे ही लिख लेंगे। tan x की डोमेन कितनी ली थी हमने, -π/2 से लेके π/2 दोनों ओपन, क्योंकि डॉटेड है ओपन, क्योंकि π/2 या -π/2 दोनों में से कोई भी x वैल्यू नहीं ले सकता, इसके इनपुट में नहीं आ सकता।
और रेंज क्या थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ऐसे ही जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये चीज यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब ऑल रियल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखूं या ऑल रियल लिखूं एक ही बात है। और ये जो थी डोमेन ऑफ tan x, ये क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी हमारे पास tan इनवर्स x की। अब चाहो तो इसको ग्राफ पे देख लो, y एक्सिस कितनी कवर हो रही है, -π/2 से लेके π/2 तक पूरी y एक्सिस कवर हुई है। तो y एक्सिस जो कवर होती थी उसे क्या कहते थे, रेंज। और वो जो ऑल रियल x एक्सिस की कितनी कवर हुई है, x एक्सिस पूरी कवर हुई है, पूरी x एक्सिस कवर हुई है, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, रेंज। एक बच्चे ने डाउट लिखा है कि ये sin x के जैसे साइन इनवर्स के जैसे ही बना है। बेटा साइन इनवर्स के जैसा नहीं बना है, साइन इनवर्स अलग है, वो अलग है। साइन इनवर्स इधर कनकेव अपवर्ड था, इधर कनकेव डाउनवर्ड था, ऐसा था साइन इनवर्स x का ग्राफ, ऐसा और ऐसा। ये देखो ये कनकेव डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, पहली चीज। दूसरा वो -1 से 1 तक जाता था सिर्फ, ये ऑल रियल पे जा रहा है। वो वैल्यू जो देता था -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2 दे रहा है, लेकिन वो क्लोज देता था, ये दोनों वैल्यूज भी देता था, ये ओपन, क्योंकि ये दोनों नहीं दे रहा है, दोनों ग्राफ अलग अलग है। आप जब अपने हाथ से ग्राफ बनाओगे तो ही आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखने में चीजें आसान लगती हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तो ही वो दिमाग में बैठती हैं। तो ये सारे ग्राफ आज आप बना के देखो, ठीक है। जितने भी ग्राफ है हमारे पास इनवर्स के, ये सारे आपको एनसीईआरटी में भी बने मिल जाएंगे हालांकि, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप ये सारे ग्राफ खुद ही बना के देखो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक। एनसीईआरटी में उन्होंने प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा बाकी ब्रांचों की भी इमेज लेके दिखाई है, लेकिन हमें बाकी ब्रांचेस से कोई मतलब है नहीं, हमें प्रिंसिपल ब्रांच से ही मतलब है, ठीक। अब मैं आपको सबका, चलो ये 3 ग्राफ मैंने बना दिए, बाकी आप लोग बनाएंगे एनसीईआरटी को देख के कॉपी में, फिर नोटबुक में जरूर बनाना। अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि प्रिंसिपल ब्रांच कौन कौन सी है किसमें, ठीक। तो पहले ये बताता हूँ कि साइन एक्स और डोमेन फॉर द फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे रेंज फॉर द फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है मेरे पास, वैसे तो ऑल रियल होती है, और रेंज क्या होती है -1 से 1। पहले ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री वाला लिख रहा हूँ जो पहले से हमें पता है। cos x की रेंज डोमेन क्या होती है, ऑल रियल होती है, रेंज क्या होती है -1 से 1। tan x की डोमेन होती है ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, रेंज होती है -∞ से ∞। secant x के लिए ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सेम होती है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में आता है, और -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। एक cot x रह गया बीच में, cot x भी लिख लेता हूँ, ऑल रियल -nπ, और क्या होता है हमारे पास -∞ से लेके इन्फिनिटी। इसके बाद cosecant x हमारे पास किसके बराबर होता है, ऑल रियल -nπ, क्योंकि साइन आता है डिनोमिनेटर में, और -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको पता होंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप सब लोग पढ़ चुके हैं। डोमेन रेंज क्या होती है, यहाँ पे tan x के डिनोमिनेटर में cos x आता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए वैल्यूज हटा देते हैं, ठीक। ये हो गया ट्रिगो वाला, ये हो गया ट्रिगो वाला टेबल जो कि हमें याद ही है ऑलरेडी। अब इस टेबल को इधर कैसे यूज करना है, अब मैं इनवर्स ट्रिगो का बना रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगो का बना रहा हूँ। इस टेबल को आपको इधर कैसे यूज करना है, पहले फंक्शन लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, secant इनवर्स एक्स, cosecant इनवर्स एक्स। ये सारे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनकी डोमेन रखूंगा और इनकी रेंज लिखूंगा। इनकी डोमेन क्या होगी, सीधे सीधे ये वाला कॉलम बन जाएगा, रेंज। जो उसकी रेंज थी वो इसकी क्या बनेगी, डोमेन बनेगी। यही इनवर्स का मतलब होता था, एक की डोमेन दूसरे की रेंज। लेकिन इस डोमेन को इसकी रेंज नहीं बना सकता हूं, क्योंकि इसकी डोमेन की कुछ ही ब्रांच हमने सिलेक्टेड ब्रांच ली हुई है, तो ये कॉलम मैं यूज नहीं करूंगा, ये वाला कॉलम यूज करूंगा, क्योंकि ऑन2 की वजह से ये तो पूरी रेंज कवर करी थी मैंने, पूरी रेंज कवर करी थी, तो पूरा का पूरा कॉलम यहाँ दिखाई देगा। तो साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1। cos x की रेंज -1 से 1, तो वो इसकी डोमेन बन जाएगी। इसकी tan x की रेंज -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ लिख दूंगा ऑल रियल, और ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है,
उसके बाद कॉट एक्स, कॉट इनवर्स लिखा है इसलिए कॉट एक्स लिख रहा हूँ, कॉट एक्स की ये तो यहाँ लिख दूंगा ऑल रियल। सीकेंड एक्स की रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, सेम माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर इस कॉलम को लिखने में किसी को डाउट है तो बताओ कि मैंने इनकी डोमेन कैसे निकाली है। बालक का डाउट है हम रेंज कैसे यूज करें, बेटा जो इसकी रेंज होगी वही तो इसकी डोमेन बनेगी। इनवर्स फंक्शन का मतलब ही यही था, कल हमने कल वाली क्लास में ही पढ़ा था कि क्या होता था, रिवर्स मैपिंग कर देते थे बस, तो एक की डोमेन दूसरे की रेंज बनती थी। तो जो इसकी रेंज है ऑन2 की वजह से ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी, क्योंकि पूरी रेंज कवर कराई थी तो वो पूरी डोमेन बन जाएगी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा है जिसको ऑल रियल भी बोलते हैं, तो यहाँ मैंने ऑल रियल लिख दिया, बस इतना ही चेंज करा है। तुम चाहो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख लो, एक ही बात है। अगर किसी को इस डोमेन वाले कॉलम में डाउट है तो लिख दो जरा फटाफट से। चलो इसका मतलब ये क्लियर है आपको। अब रेंज लिखते हैं। रेंज क्या था मेरे पास, प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी, -π/2 से π/2 क्लोज। कॉस के लिए क्या थी, 0 से लेके पाई क्लोज। टेन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से लेके π/2 दोनों ओपन। देखो ये तीनों तो हमने ग्राफ से अभी देखी थी, बाकी तीनों अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या होती है वो हमारे पास, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स के लिए 0 से लेके पाई, ये वाली ब्रांच हम लेते हैं, 1 1 2 की वजह से ये ब्रांचेस फिक्स होती है सारी। सेकंड इनवर्स की वजह से 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 क्यों हटा दिया, क्योंकि सीकेंड उस पर डिफाइंड नहीं होता था। और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे कोसिकेंड डिफाइंड नहीं होता था। ये वाली टेबल देखो, ये वाली टेबल इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम की है। अब ये तो हमें पता चल गया उसकी रेंज से लिखी थी। राइट हैंड साइड मतलब राइट वाला कॉलम, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चल रहा है जो हमने प्रिंसिपल ब्रांच फिक्स करी है उससे। जैसे मैंने साइन, कॉस और टेन, इन तीनों में आपको प्रिंसिपल ब्रांच दिखाई है कौन सी है, रीजन भी बताया कि 1 1 और 2 है, इस वजह से हम इस वाली ब्रांच को या इस वाली को, इस वाली को। हाँ इन्वर्टेबल ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच हम लोगों ने एज अ कन्वेंशन फिक्स कर रखी है, और वो फिक्स्ड वाली प्रिंसिपल ब्रांचेस ये हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। आप ग्राफ जो बनाओगे, जो इनवर्स स्टडी करोगे, वो इन प्रिंसिपल ब्रांचेस में स्टडी करोगे, ठीक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि आज तक कभी इस प्रिंसिपल ब्रांच को हिलाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बीच में जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो इसके अलावा कोई और ब्रांच को प्रिंसिपल लेके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी डील करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, ना ही एडवांस में ना ही मेंस में, लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम लोग उसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ इस टेबल को। ये तो सीधे सीधे उधर से ही चिपकाया, तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। साइन का ग्राफ और ये तीनों ग्राफिकली हमने देखा है, तीनों बहुत आसानी से दिख रहे हैं, ठीक। कॉट में क्या करना है, कॉट, कॉस और सीकेंड, कॉट, कॉस और सीकेंड, देखो ये और ये सब क्या है, 0 से पाई है या नहीं। तो कॉट वाला क्या है, 0 से पाई, लेकिन ओपन। जैसे जो साइन का था वो टेन का आया, साइन का क्या था, ये टेन का भी यही आया लेकिन ओपन के साथ। तो कॉस का जो था, कॉट का भी वही आया लेकिन ओपन के साथ। सीकेंट में वो आएगा जो कॉस, सीकेंट बनता किससे है हमारे पास, सीकेंट बनता है कॉस से, तो सीकेंट में वही आया जो कॉस का था सेम, लेकिन सीकेंट इस पे डिफाइन नहीं होता इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोसिकेंट किससे बनता है, साइन से, साइन से बनता है तो साइन वाला ही सेम लिख दिया, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होता इसलिए 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इस टेबल को याद करने का तरीका बताया, ठीक है। ये प्रिंसिपल ब्रांचेस बाय कन्वेंशन हम लोग लेके चले, लेकिन मेन रीजन इसका वही है कि 1 1 और 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी ले ली, 1 1 और 2 और सबसे सिंप्लीफाइड ब्रांच हमने ली है ताकि सबका आंसर एक जैसा आए, ठीक। अब ये कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये ग्राफ मैंने बना के नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, वरना ये तीनों प्रिंसिपल ब्रांच होती हैं, याद कर सकते हो। याद फिर से बता रहा हूँ कैसे, साइन के लिए, कॉस के लिए, ये दोनों हमने देखा ही है, साइन और कॉस के लिए। साइन और कॉस सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है, इसलिए ये तो हमने देख ही लिया अभी। तो जो साइन में लिखा है वही टेन में लिख दो ओपन ब्रैकेट के साथ, जो कॉस में लिखा है वही कॉट में लिख दो ओपन ब्रैकेट के साथ, बन गए ये चारों। अब सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट किससे बनता था, कॉस से, तो कॉस वाला ही उठा के सीकेंट में लिख दो वापसी,
पर सीकेंड पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता था, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। कोसेकेंड किससे बनता था? साइन से। तो क्या करो, साइन वाला उठा के वापस ही लिख दो, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होता था इसलिए 0 हटा दो। पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब हमारे पास साइन इनवर्स जब भी कोई आउटपुट, रेंज का मतलब क्या होता था? आउटपुट, तो वो आउटपुट हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉस आउटपुट 0 से, कॉस इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना पॉइंट समझ आ गया? हम ऐसा लिखा करते थे कोसेकेंट x इज 1 बाय साइन x, सही है, लिखते थे बिल्कुल सही, लेकिन इसको बदतमीजी ऐसी मत कर देना कि कोसेकेंट इनवर्स x 1 बाय साइन इनवर्स x, ऐसा कुछ नहीं है। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता था, इनवर्स में ये चीज अलग है। इनवर्स एक दूसरे के फंक्शन, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ऐसे इनवर्स में नहीं है। इनवर्स में अलग कंसेप्ट है, ये अलग चीज होती थी, है ना। इनवर्स हमारे पास क्या है? रिवर्स फंक्शन डिफाइन करा है, तो कोसेकेंट का जो रिवर्स फंक्शन डिफाइन करा होगा वो कोसेकेंट इनवर्स है। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये बदतमीजी बिल्कुल भी मत कर देना, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। चलो, अब ये वाली टेबल आप लोग आज याद करेंगे अच्छे से, ताकि आपको याद रहे कि किसका आउटपुट आपको किस में आंसर देना है, कि कॉस इनवर्स का आउटपुट का क्या आना चाहिए, किसका क्या आना चाहिए। तो ये वाली टेबल आप लोग याद करेंगे। ये आउटपुट है, रेंज मतलब आउटपुट, डोमेन मतलब इनपुट। अब इसको कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। उसने मुझे कहा साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 की वैल्यू बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। तो मैं क्या कहूंगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पाई बाय 4। मैं ये देखूंगा कि ये हमारे पास किसके बराबर, ऐसे भी कर सकते हो, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 को ले लो थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स के आउटपुट में आता क्या? एंगल आता है कोई। अभी देखो, जो हमने आउटपुट वाली टेबल लिखी है, जो ये देखो इधर, जो आउटपुट वाली टेबल लिखी है, ये क्या है? एंगल। तो साइन इनवर्स के, जैसे साइन एक्स में इनपुट में एंगल जाता था और आउटपुट में नंबर आता था, साइन एक्स वाले में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या होगा, इनपुट, क्योंकि रिवर्स होगी ये चीजें, तो इनपुट में नंबर जाएगा और आउटपुट में एंगल आएगा। अब उसने मुझे कहा साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 बता दो, तो मैं क्या कहूंगा, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 को थीटा मान लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा मेरे पास 1 बाय रूट 2 आया। साइन थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? पाई बाय 4 पे। लेकिन मुझे ध्यान रखना है, जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ वो इस वाली रेंज में है कि नहीं है, क्योंकि यही तो प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू लेके चले थे, तो जो मैंने आंसर दिया वो इसमें जरूर लाया करना चाहिए। तो मेरा आंसर आ गया पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा और भी वैल्यूज ले सकता था ना, पाई बाय 4 ले सकता है, पाई माइनस पाई बाय 4 ले सकता है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ले सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज है। लेकिन अपने काम की कौन सी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रही है। ऐसे ही उसने फॉर एग्जांपल मान लो कि कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 पूछ लिया, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 को थीटा ले लूंगा। तो मैं कह दूंगा कि कॉट थीटा इधर चला गया, इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3 होना चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा माइनस 1 बाय रूट 3 है। तो अब ये किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? 1 बाय रूट 3 कब होता है? कॉट पाई बाय 3 पे, 60 डिग्री पे। तो इसका आंसर हो सकता है पाई माइनस पाई बाय 6, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से जो आंसर आया मेरे पास, यहाँ से क्या आंसर आया? पाई माइनस पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, सॉरी 3, 60 डिग्री पाई बाय 3, मैंने 6 लिख दिया गलती से, 60 डिग्री था। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? 2 पाई बाय 3, और ये कितना बनेगा? 6 5 पाई बाय 3। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि कॉस का जो आउटपुट है, कॉट इनवर्स का आउटपुट, अभी देखो फिर से, अभी लिखा था कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये फोर्थ, इसका मतलब ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, तो कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं इसका आंसर क्या कह दूंगा, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 इज बराबर टू 2 पाई बाय 3, ये आंसर आएगा अपने पास। तो जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब हमने एक ब्रांच फिक्स करी है 1 1 1 1 का मतलब क्या होता था? हर्षमान ये क्या लिख रहा है? ये अभी बताया था कि इसको ऐसे नहीं लेना है, ये बदतमीजी नहीं करनी है, कॉस इनवर्स घर आके पीटेगा अगर ऐसी बदतमीजी करी तो।
कॉस इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, उसकी पावर में -1 नहीं है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ऐसे अगर बदतमीजी करिए नाराज हो जाएगा, और नाराज हो गया तो नंबर नहीं लाने देगा तेरे को, तो फिर पिटाई हो जाएगी तेरी। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/cos x नहीं है, ये मतलब ही नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स फंक्शन की। कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स फंक्शन की, उसको रेसिप्रोकल नहीं ले देना, ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1, हाँ एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक मिनट, बालक फिर से कुछ लिख रहा है, जरा मैं देख के आता हूँ। हर्षमान, फिर आपने क्वेश्चन में कैसे किया? मैंने कहाँ करा है भाई, मैं नहीं करता बदतमीजियां, मैंने कहीं ऐसी बदतमीजी नहीं करी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो शायद तेरे मोबाइल तुझे कुछ और दिखा रहा है जो मैं कर नहीं रहा हूँ। कह रहा आपने करा है क्वेश्चन में, मैंने नहीं करा भाई। एक बार वीडियो देखियो, फिर वीडियो से मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजियो करा है तो, ठीक है? और मैं नहीं मानू तो कोर्ट केस कर दियो मेरे पे, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ कुछ वैल्यू दे रहा हूँ जो तुम्हें बतानी होगी। मैंने तुम्हें कहा इनवर्स -1/2 बताओ, चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे। साइन इनवर्स -1/2 बताना है, जल्दी से बताओ। लुइस फ्रेंड आंसर दे रहा है 4π/3। बेटा रेंज देख ले क्या थी, -π/6। अब सही आंसर आना शुरू हुआ है। चलो देखो, अब मान लेते हैं इसको थीटा, तो -1/2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन इधर अप्लाई हो गया हमारे पास, ठीक। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया? -1/2। अब साइन थीटा, पहले ये बताओ साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 तक होता था। -π/2 से π/2 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही। साइन थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में डील कर रहा हूँ मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में डील कर रहा हूँ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखते हैं? 2π - थीटा। 1/2 कब आता था? π/3 π/6 पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11π/6। 2π, सॉरी 2π - थीटा नहीं, माइनस थीटा लिखेंगे सीधे, क्योंकि हमारे पास -π/2 से π/2 है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज में क्या लिख देंगे? माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए? -π/6, ये आंसर आ जाएगा। देखो अगर कोई डाउट है इसमें तो 2π - थीटा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो उससे बाहर हो जाएगा फिर, तो हम ये लिखेंगे -π/2 से π/2 में चाहिए। तो कितना आंसर आ जाएगा? -π/6। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, अब अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो लिख दो। -π/2 दिया किसी ने, आंसर गलत है वो। 4π/3 दिया, वो भी गलत है। -π/6 दिया काफी सारे बच्चों ने, वो सही है। चलो कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, इसी के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है? अब मैंने आपको दिया कि आपको बताना है tan इनवर्स -1, बताओ। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो इसको क्या ले लूंगा? थीटा। तो मेरे पास tan थीटा किसके बराबर आ गया? -1। tan इनवर्स का आउटपुट होता था -π/2 से π/2 तक, इतना आना चाहिए था, है ना? अब एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले पूछा था इस पे ओपन ब्रैकेट क्यों है? ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि tan थीटा खुद ही डिफाइन नहीं होता, तो उसका इनवर्स क्या डिफाइन होगा? π/2 पे। तो tan थीटा -1, tan थीटा -1 कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव कब होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आंसर दे दूंगा? -π/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास -π/4। इतना क्लियर हो गया? अब मैंने आपको कहा कि कौन सा ले एग्जाम्पल, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें tan को छोड़ के कोई और सीकेंड ले लेते हैं। मान लो सीकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3। तो मैं क्या कह दूंगा? हमारे पास ये थीटा हो गया, तो सीकेंड थीटा हमारे पास आ गया 2/√3। सीकेंड का आउटपुट फिर से देखो, अभी टेबल में लिखा था, ये टेबल सबसे जरूरी है, ये टेबल याद करना सबसे पहले। आपको आज सबसे पहला काम यही करना कि ये टेबल याद करो। तो सीकेंड का आउटपुट होता था 0 से π/2 एक्सेप्ट 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ये इसका आउटपुट होता था। तो इसका मतलब फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई का मतलब क्या है? फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। अब सीकेंड क्या है? पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आंसर देना है हमें। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर कब देना है? जब मेरे पास सीकेंड की वैल्यू 2/√3, इसका मतलब cos थीटा मेरे पास √3/2 हो रहा हो, तभी देना है।
√3/2 कर लेते हैं। √3/2 कब होता था, कौन से एंगल पे, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे है तो क्या लिख दूंगा इसका आंसर, π/6। यही लिखा है मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में भी सब लोगों ने। π/3 दिया है कुछ बच्चों ने, π/3 π/6 आएगा मेरे ख्याल से। तो सही है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक और देता हूं, अब आपको बताना होगा आंसर। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2, ये बताना है। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2, ये बताना है। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स, चलो सॉल्व कर देता हूं मैं। tan इनवर्स √3 दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा ले लेता हूँ, तो tan थीटा हमारे पास कितना आ गया, √3। tan थीटा का आउटपुट -π/2 से लेके π/2 तक होता था। मुझे पॉजिटिव चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से √3 60 डिग्री, इसका मतलब ये तो आया π/3 यहाँ से थीटा। ऐसे ये चाहिए था, तो सीकेंड इनवर्स -2 इक्वल्स टू थीटा, तो सीकेंड थीटा कितना हो गया, -2। सीकेंड थीटा चलेगा, सीकेंड थीटा कितना हो गया हमारे पास, -2। तो सीकेंड थीटा अगर -2 हो गया मेरे पास, तो सीकेंड की जो आउटपुट होता था वो कहां से कहां तक, 0 से अच्छा ऊपर ही लिखा हुआ है, अभी देखो अभी करा था 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। अब ये नेगेटिव है तो फर्स्ट और सेकंड मुझे कौन से क्वाड्रेंट में डील करना होगा, फर्स्ट या सेकंड में से, सेकंड में डील करना होगा, तो क्योंकि नेगेटिव आया। तो 2 वैल्यू कब लेता है ये, 2 वैल्यू सीकेंड 2 का मतलब cos 1/2 लेता है π/3 पे, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से लिख दूंगा पाई माइनस π/3, तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3। ये आ गया 2π/3। तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, π/3 माइनस 2π/3 विच इज -π/3। ये आंसर आ रहा है अपना, -π/3। अब ये बताओ किस किस बच्चे ने आंसर सही निकाला था। चैट बॉक्स ओपन है, यस लिखो जिस जिसका आंसर सही आया था। -π/3 किस किस का आंसर आया था। सचिन तेंदुलकर का आंसर सही आया। बेटा नाम अपना, अपना नाम रख, अपना नाम ऐसा बना कि लोग तेरे नाम से तुझे जाने। सचिन तेंदुलकर रख लिया। अगला कोई एक, बड़े सारे ऐसा आ गए, मैं सचिन पे ही रुक गया। अनन्या का सही है, क्रिश का सही है, आयुष का सही है, बढ़िया। चलो काफी सारे बच्चों का माइनस की गलती हो गई, मतलब काफी सारे बच्चों का सही है। एक बच्चा ने लिखा है माइनस की गलती हो गई, और एक बच्चे ने इतना बड़ा नो लिखा है, लुइस फ्रेंड ने। यार मेरी बात मानो, अपने अपने नाम, अपना नाम तुम्हें खुद ही लेने में शर्म आ रही है क्या, बताओ, हद हो गई है। अपना नाम खुद ही नहीं लिख पा रहे, कॉपी के रजिस्टर पे भी किसी और का ही लिख देते होगे। शादी के कार्ड पे किसी और का ना लिखवा देना, वहां लिखवा दे सचिन तेंदुलकर, आ जाएगा ना बेटे, कहेगा ये मेरी बीवी है, फिर मत कहियो कि नहीं नहीं मजाक कर रहा था। अब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सुनो सुनो, पहले क्या करना है आज, ग्राफ एनसीईआरटी से देखने हैं इनवर्स के। 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं, वो खुद बना के देखने हैं, बाकी बना के देखोगे। प्रिंसिपल ब्रांच मैंने आपको बता ही दिया क्या होगी। पहले सीकेंड कोसीकेंड और इनका तीनों का लास्ट में ग्राफ बनाओगे, इतने वाला ग्राफ शेड कर लोगे, जो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है। ये वाला टेबल याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ब्रांच याद कर ली हमने ये, उसके बाद उतना शेड कर लोगे और शेडेड ग्राफ की इमेज ले लोगे y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। फिर वो ग्राफ एनसीईआरटी से मैच करोगे। एनसीईआरटी में पूरे ग्राफ की इमेज ले रखी है y इक्वल टू x के अबाउट, जैसे ये sin x है ना, तो पूरे sin x की इमेज ले रखी है, कुछ ऐसी इमेज दिखाई देती है उसमें, ऐसे ऐसे। तो आपको सिर्फ अपनी प्रिंसिपल ब्रांच चेक करनी है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच से मतलब है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो वो चेक करोगे, सारे के सारे ग्राफ बनाओगे, ठीक है, 6 के 6 ग्राफ। 3 मैंने बनाए हैं, वो भी खुद बनाओगे, बाकी 3 भी खुद बना के देखोगे, ठीक। उसके बाद वो टेबल याद करोगे जो बनाई थी, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके भेजोगे। कल अपनी क्लास नहीं है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, परसों अपनी क्लास है, तो कल तक ये सारा काम आप कल कंप्लीट करोगे, ठीक है। कल ये सारा काम आप लोग कंप्लीट करोगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर।